चाहिए। और आगे करता है क्या? पुनः आप सबको नमस्कार। देखिए, ये सेशन मेरे लिए बहुत आसान रहने वाला है, क्योंकि जब अगल बगल धुरंधर हो तो फिर जो एंकर है, मॉडरेटर है, उसके लिए करने को ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। और विषय बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनौतियां, आलोचनाएं और आगे का रास्ता। देखिए, जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो एज प्राइम मिनिस्टर उनका कार्यकाल 26 मई 2014 को शुरू हुआ, लेकिन वो एचडी देवगौड़ा नहीं थे। वो नरेंद्र मोदी थे, जो उससे पहले 13.5 साल तक गुजरात की सेवा कर चुके थे मुख्यमंत्री के तौर पर। गुजरात ही नहीं, पूरा देश, और मुझे लगता है कि आधी दुनिया भी तब तक उनके कामकाज से, उनकी मेधा से, उनके विजन से अवगत हो चुकी थी, परिचित हो चुकी थी। 2009 में भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता ने एक चपड़ लगाई थी। जब मैं 2009 की बात कर रहा हूं तो 2004 का जिक्र मुझे करना पड़ेगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर गए थे और एक यूपीए की मिलीजुली सरकार आई थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटें मिली थी और कांग्रेस को केवल 145 सीटें मिली थी। 7 सीटों का अंतर था दोनों के बीच में। 2004 में जो सरकार बनी वो भी अल्पमत की ही सरकार थी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। और 2009 में 206 सीटें कांग्रेस की आई, लेकिन वो भी अल्पमत की सरकार थी, एक मजबूर सरकार थी। और 2014 आते आते मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार इतनी बदनाम हो चुकी थी, मुद्रास्फीति की दर 10 से ऊपर थी, महंगाई से लेकर के भ्रष्टाचार की नित नई खबरें आती थी, मंत्रालय आपस में ही भिड़े रहते थे, योजनाएं नीचे उतरती नहीं थी। और एक संभावना के तौर पर, और 2009 में जो अडवाणी जी के नेतृत्व में वो जो 138 सीटें थी 2004 की, वो घट करके 116 आ गई थी बीजेपी की। तो बीजेपी के सामने एक मजबूरी थी कि कम से कम अडवाणी जी को, या जो पुराने चेहरे हैं उन पर तो दांव नहीं ही लगाया जाना चाहिए, और जिनकी प्रशंसा होने लगी थी नरेंद्र मोदी, उनको लाया जाए। उनको लाया गया। उनका पहला कार्यकाल आपने देखा, दूसरा देखा, अब तीसरा देख रहे हैं। एज प्राइम मिनिस्टर उनके कार्यकाल में ठीक है, उनकी आलोचनाएं भी हुई हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के। लोकतंत्र में आलोचनाओं का एक विशिष्ट स्थान है, रहना चाहिए। और जो देश की एक विकास यात्रा है इन 11 साढ़े 11 वर्षों में, वो देश के सामने, देशवासियों के सामने और दुनिया के सामने है। आज भारत की एक प्रतिष्ठा है, न केवल भारतीय पासपोर्ट की एक साख है दुनिया में, बल्कि 2014 से पहले
जो सीधे मुंह हमसे बात नहीं करते थे वो अब लपक करके आकर के हमसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बड़ा बदलाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर देख लीजिए या दूसरे परिवर्तन के मोर्चों पर आप उसको देखें। तो मैं सबसे पहले भाऊ के पास आऊंगा और भाऊ से जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी को समग्रता में, जब हम नरेंद्र मोदी के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो जो चुनौतियां हैं उन पर भी आएंगे, जो आलोचना हो रही है उन पर भी आएंगे, जो आगे का रास्ता है, जो लक्ष्य हो सकते हैं उन पर भी आएंगे। लेकिन समग्रता में अगर मैं कहूं कि आप नरेंद्र मोदी के कृतित्व, व्यक्तित्व, अप्रोच, सोच और विजन को लेकर के अगर कुछ कहना चाहें तो। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक दुनिया का अजूबा है। मैं इसलिए अजूबा कहता हूँ कि पिछले 25 साल में एक बात उनके प्रशंसक हो या आलोचक हो उनके समझ में नहीं आ रही। ये हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैठे, यह ऐसा एक छात्र है जिसने किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया और वहाँ के सब बड़े बड़े ज्ञानी प्रोफेसर्स वगैरह है जो मूलतः वामपंथी होते, वो हर रोज इस छात्र को फेल करते। 24 साल हो गए और कैसे मोदी फालतू है, मोदी फेल है, ये इसको फेल नापास करते चले गए। लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि ये स्टूडेंट हमारे स्कूल में, हमारे बोर्ड में आया कब परीक्षा देने, और रोज फेल करते। इसलिए मैं उसको अजूबा कहता हूँ। और इसलिए मोदी के सामने की चुनौतियां जब हम देखते हैं तो पहले एक देखना पड़ेगा कि ये खुद एक चुनौती है। मुझे याद है जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया जुलाई 2013 में, तो कांग्रेस के एक बड़े बुद्धिजीवी नेता है जयराम रमेश, उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा लंबा इंटरव्यू आया था। उन्होंने एक बिल्कुल सच बात कही थी। मैं मानता हूं कि पूरे देश में शायद वो एक थे जिन्होंने उस वक्त सच्ची बात बोलने की हिम्मत की थी। वो मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे। तो उन्होंने कहा था कि आजादी के आंदोलन के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मोदी के रूप में आ रही है। ये अगस्त 2013 टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू है। आज भी शायद आप गूगल करें तो मिल जाएगा। मुझे याद है उस वक्त कांग्रेस के एक प्रवक्ता हुआ करते थे सत्यव्रत चतुर्वेदी। वो इतना गुस्सा हो गए थे कि इतनी ही प्रशंसा करनी है तो पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाओ। आज यह अजूबा है कि राहुल गांधी के गाइड वही जयराम रमेश है। वो खुद क्या बोले थे वो आज भूल गए। तो मोदी के सामने आलोचक जो है, चुनौतियां जो है, ये इतनी गड़बड़ हुई है वो खुद नहीं समझ पा रहे। और मोदी जी, मैं देखता, मैं जितना उनका स्टडी कर रहा हूं कि मोदी खुद क्या है मोदी को पता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े डिसरप्टर है। आपको अगर कोर्स चेंज करना चाहिए, करना पड़ता है, तो इसलिए डिसरप्शन जरूरी होता है। और मोदी जी गुजरात से लेकर दिल्ली में आने के बाद अब वर्ल्ड ओवर जा रहे हैं, तो हर जगह आप देखेंगे कि वो डिसरप्ट कर रहे, बिखर रहे सबको। और जो राजनीति आगे का रास्ता आप देख रहे हैं वो वहां जा रही है कि पूरे दुनिया को भी
गुजरात बनाने की कोशिश में लगे। और गुजरात का मतलब आप समझिए, गुजरात का मतलब फेसलेस पॉलिटिक्स, आइडियाज का, प्रोग्राम का, एजेंडा का पॉलिटिक्स होना चाहिए, ना कि व्यक्ति का होना चाहिए। नीतीश हटेंगे तो क्या होगा, मोदी हटेंगे तो क्या होगा, वसुंधरा हटेगी तो क्या होगा। इससे पॉलिटिक्स को और दूर लेके जाने की कोशिश मोदी कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि वो सबसे बड़ा चैलेंज मोदी के लिए भी है, हम सब के लिए। अगर ये हम समझ पाएंगे तो अगले 20-25 साल में इस देश की दिशा क्या होगी उसका आपको पता लगेगा। सिर्फ बीजेपी नहीं, हम जितना बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं, इतना बीजेपी बनाने वाले भी बीजेपी पर भरोसा नहीं कर रहे। एक दिन बीजेपी भी हमेशा की सत्ता से करप्ट हो सकती है, तो उसे बदलने की अगर परिस्थिति आ जाए तो फिर से यूपीए नहीं होनी चाहिए, कोई लिबरल नहीं होना चाहिए, कोई वामपंथी नहीं होना चाहिए, वो भी सनातनी होना चाहिए। कि जो आज हम देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि सनातनी और तनातनी इसमें संघर्ष चल रहा है, और इसमें दूसरी तरफ जो तनातनी है उसको भी सनातनी बनाने की कोशिश चल रही है। आपको याद होगा, मेरा ख्याल है इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था, तो अरुण पुरी जो उसके हेड है, उन्होंने कहा था कि मोदी की सरकार से कुछ खबरें नहीं मिलती है वो। तो और सुना है कि मोदी जी 29 की तैयारी में लग गए, 1.5 साल पहले की बात है। तो मोदी ने कहा बिल्कुल अजीब बात है, मैं तो 47 की बात कर रहा हूँ, आप 29 में अटक गए। तो ये इंसान या अकेला मोदी नहीं, मोदी एक टीम है। देखो, हम धोनी देखते हैं, बाकी के 10 खिलाड़ी नहीं देखते। पॉलिटिक्स हो या मैच हो, सांघिक मैच हो, उसमें पूरी टीम काम करती है, और इसमें बहुत सारे लोग लगे, हमको उनके चेहरे तक मालूम नहीं, हमको सिर्फ मोदी दिखाई देता है, और मोदी उनको कोऑर्डिनेट करते। तो हम जब मोदी मोदी बोलते हैं तो एक बात मत भूलो, इसके पीछे बहुत सारी टीम है, और अलग अलग उस टीम का मेंबर है, उसकी और एक टीम होती है। तो इस ढंग से पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है अगले 25-30 साल का, वो बदलने की। आप सुनते होंगे कि अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की तनातनी शुरू हो जाएगी। मराठी हमारे मुंबई के जो जर्नलिस्ट है वो लिखते हैं, मैं उनको बोलता हूँ आपको पता भी है, ये बिल्कुल तैयारी है कि अगले चुनाव में, शायद उसके बाद के चुनाव में, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। लेकिन टारगेट ये है कि अगर ये हिंदुत्ववादी सनातनी अपोजिशन में बैठेगा तो सत्ता में वामपंथी नहीं होना चाहिए। बस उसी दिशा में हम चल पड़े। संजय जी। सेम टॉपिक। यदि इसको हम 3 कालखंडों में विभाजित करें तो मेरे विचार से अधिक उचित रहेगा। पहला कालखंड नरेंद्र मोदी का 2014 से 2019 का है, जिसमें निश्चित रूप से कई सारे डिसरप्शंस हुए, कई सारे कार्यक्रम हुए, और एक विशेषकर यदि पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उसमें देखा जाए तो एक बड़ा कार्य हुआ। वो बड़ा कार्य ये था कि जो स्टेटस को और जो लगातार एक नैरेटिव चला रखा था पाकिस्तान ने, वो अपनी लेजिटिमेसी के लिए लगातार भारत से बातचीत करने का एक कार्यक्रम करता रहता था।
शुरू शुरू में तो मोदी ने भी उसी लाइन पे चलने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि वो नवाज शरीफ के यहाँ भी गए, लेकिन जल्दी उनकी समझ में आ गया कि नवाज शरीफ के जाने के तुरंत बाद पठानकोट कांड हुआ, और पठानकोट कांड में भी उन्होंने पाकिस्तान को फुल एक्सेस दी। लेकिन ये कहा जाए कि साहब उनके समझ में आ गया जल्दी कि भाई ये रास्ते पे चलने से काम नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर पुलवामा होता है, और पुलवामा के बाद फिर न्यू नॉर्मल आता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो बरसों से कह रहे थे कि भाई ये कुत्ते की पूंछ है, ये सीधी नहीं हो सकती, या तो पूंछ को काट ही दो, और या फिर उसमें नली लगा के और उसको परमानेंट छोड़ दो। वो नली जब बाहर निकालोगे पूंछ वैसी की वैसी मिलेगी आपको। तो ये जो एक कार्य किया है इंटरनेशनल क्षेत्र में, या विशेषकर जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप थी, और उसके बाद फिर उड़ी वाला कांड हुआ, तो उड़ी वाले कांड में वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि भारत जो है वो छठे शाठम समाचरित की नीति पर चलेगा। और कहने के लिए आप कहते रहिए, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की नीति प्रैक्टिकल रूप से उसी दिन से छोड़ दी गई। तो वो जो छठे शाठम समाचरित की नीति आई और पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दी गई। ये कहा गया कि जब तक आप आतंकवाद को समाप्त नहीं करेंगे, आतंकवादी भेजना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपसे बातचीत नहीं होगी। वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। क्यों लोग पूछते हैं क्यों भाई ऐसा क्या हो गया कि आप बातचीत नहीं करेंगे? तो वो आप आज भी देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, एक कृत्रिम देश है, और वो बना ही घृणा पर है। मेरी एक पुस्तक है अनब्रेकिंग इंडिया, उसमें मैंने सारी इंस्टेंसेस जो है वो पूरी डॉक्यूमेंट कर रखी है, और उसमें एक एक स्थान पर आप यही पाएंगे कि उनका पूरा का पूरा ऑब्सेशन ये है कि हमें तो भारत से अलग होना है, और भारत से अलग इसलिए होना है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ये मैं कोई कपोल कल्पना नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोट नहीं करूँगा, कोट करना शुरू कर दिया तो 1 घंटा लग जाएगा, और भी ज़्यादा लग सकता है। जिनको उत्सुकता हो वो मेरी पुस्तक देख सकते हैं, उसमें सारे कोट्स मौजूद हैं। और हमारे जो नीति नियंता थे उन्होंने एक, जिसको कहते हैं ना कि एक सद्गुण विकृति होती है, वो सद्गुण विकृति सभी में हो सकती है। हमारे सावरकर जी ने तो छत्रपति शिवाजी तक में सद्गुण विकृति निकाल ली थी, वो गौहर बानो वाले केस में। तो यहाँ जो सद्गुण विकृति हमारे नेतृत्व की थी, उसको लगा कि नहीं साहब, क्या है कि भाइयों में झगड़े होते हैं तो हम अलग हो जाएंगे, उसके बाद सब हंसी खुशी रहेंगे। इन लोगों ने पाकिस्तान के चरित्र को समझने का प्रयास किया ही नहीं। इन्होंने पता नहीं क्यों कि पाकिस्तान को इस्लाम से अलग करके देखना आरंभ कर दिया, जैसे कि पाकिस्तान जो है वो कोई वास्तव में एक देश, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र कहता है, उस प्रकार का देश बनने जा रहा है, जबकि उसने स्वयं को कभी भी ये नहीं कहा कि वो कोई पश्चिमी मानदंडों के अनुसार देश बनने जा रहा है। वो उसने अपने आप को सदैव इस्लामिक नेशन कहा। तो ये इस्लामिक नेशन कहने के बावजूद उसको सदैव एक लेजिटिमेसी चाहिए थी, क्योंकि उसको सदैव वो एक हीन भावना से ग्रस्त था। हीन भावना से ग्रस्त इसलिए था क्योंकि जो अरब थे वो इनको मुसलमान नहीं मानते थे, तो वो सदैव एक इक्विवेलेंस ढूंढने के चक्कर में रहता था कि हाँ हमको भारत के बराबर देखा जाए। ये जो आइडिया है बराबरी का, आपको याद दिला दूं कि जिन्ना ने जब अलग देश मांगा था तो उसने कहा था कि भाई हम अलग कौम हैं, और न केवल हम अलग कौम हैं, हम बराबर की कौम है। दैट मुस्लिम्स आर a separate and equal nation।
तो हम सेपरेटिज्म तो हमेशा देखते हैं, लेकिन ये जो इक्वल नेशन वाली बात है ये हमारे ध्यान में नहीं आती। वो जो इक्वल नेशन कॉम्प्लेक्स है या इक्वल नेशन सिंड्रोम है वो आज तक चला आ रहा है, और जब तक आप बातचीत करते रहेंगे वो नहीं टूटेगा। मोदी ने इसको समझा और ये जो एक जो नाल जो है वो चली आ रही थी जन्म से, उस नाल को काट दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ये वैचारिक उपलब्धि भी थी, ये नैरेटिव का भी एक नैरेटिव की भी विजय थी। उसी के निरंतर में आपने आगे देखा कि उसी की निरंतरता में आपका बालाकोट वाला ऑपरेशन हुआ, और उसी की निरंतरता में ऑफ सिंदूर हुआ। ऑफ सिंदूर के बाद में बहुत सारी और भी चीज़ें हुई जो कि पाथ ब्रेकिंग है, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। तो विशेष रूप से जो आपने पूछा, मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी की यदि सर्वोत्तम उपलब्धियों की बात करें और डिसरप्शन की बात करें, जैसा कि भाऊ ने कहा कि इज अ डिसरप्टर पार एक्सीलेंस, तो मैं ये मानता हूँ कि उनके जो बेस्ट डिसरप्शंस हैं वो सामरिक फील्ड में, यानी कि स्ट्रेटेजिक स्पेस में और इंटरनेशनल स्पेस में आए हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस में वो बदस्तूर चल रहे हैं। जी, सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आगे बढ़ें तो है नरेंद्र मोदी, चुनौतियां, आलोचनाएं और आगे का रास्ता। तो अब आते हैं चुनौतियों पर। तो बाबा जी, राजनीतिक चुनौतियां तो दिखाई नहीं दे रही नरेंद्र मोदी के सामने किसी तरह की। एक बार शायद बेंसन्स एंड हेजेस सीरीज थी, 86 के आसपास की बात है, 85-86 मुझे अंदर याद आ रहा है। तो बॉर्डर वॉज द कैप्टन ऑस्ट्रेलियन टीम का, बॉर्डर कैप्टन था, और वो जो मोटा सा था वो बून एंड मार्श। तो इनकी टीम में एक बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर हुआ करता था, मैथ्यूज, क्रेग मैथ्यूज। तो एक मैच में मैथ्यूज बहुत अच्छा खेला, वो कुछ टाइम टीम से बाहर था, फिर वापस मैथ्यूज को टीम में लिया। मैथ्यूज ने बड़े अच्छे रन बनाए, तो पत्रकारों ने पूछा कि मैथ्यूज तो बहुत अच्छा खेला, तो बोला बट मैथ्यूज वाज सेलेक्टेड एज अ बॉलर इन द टीम, he made runs but he was selected as a bowler, मतलब he was not happy with the performance of the bowler। मोदी जी ने बहुत अच्छी सड़कें बनाई, देश को विकास के रास्ते पे ले गए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिष्ठा बढ़ाई, सब कुछ किया, बहुत अच्छा किया। आई एम सॉरी टू से कि हमने सस्ती प्याज के लिए मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। जो चुनौतियां मोदी के सामने आज से 15 साल पहले थी, वही चुनौतियां देश के सामने आज भी खड़ी हैं। मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया, फॉरेन पॉलिसी पे बहुत अच्छा काम किया, इकोनॉमी पे बहुत अच्छा काम किया। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है देश को आगे ले जाने के लिए, परंतु देश में जो कैंसर पल रहे थे वो जस के तस आज भी हैं और बढ़ रहे हैं। उनके लिए क्या काम हुआ है? वो मुझे गालिब का वो शेर बहुत पसंद है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। पहले हमारे सामने सिर्फ एक ही चुनौती थी, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक उनका जो एजेंडा था। अब एक नया हमने और भस्मासुर पैदा कर दिया है, अम्बेडकरिज्म। पहले हम एक इस्लामिक एजेंडे से ही परेशान थे, अब अम्बेडकरिज्म एक नया आ गया है जो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। जुडिशरी आज भी उतना ही निराश करती है जितना आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले करती थी। आज भी गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता,
न्याय की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, गरीब आदमी न्याय की कल्पना नहीं। लोअर लेवल पे भ्रष्टाचार पहले से 2-4 गुना बढ़ा होगा, कम नहीं लोअर लेवल पे। हायर लेवल पे भ्रष्टाचार निश्चित रूप से कम हुआ है, पर लोअर लेवल पे भ्रष्टाचार को टैकल करने में, कंट्रोल करने में मोदी हैज फेल्ड मिजरेबली। और इसके अलावा बहुत सी चुनौतियां, पर ये जो दो मैं इस समय सबसे ताजा देख रहा हूं, इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक जो उनका जो इंपीरियलिज्म या जो भी आप टर्म उसके लिए कहना चाहते हैं, वो तो था ही। जो अम्बेडकरिज्म है, ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, नया खतरा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जैसे एलिमेंट्स, डीप स्टेट के एजेंट्स भारत में नंगा नाच कर रहे हैं, और अब तक मोदी ने जानबूझ के इन्हें इग्नोर किया है, बल्कि बढ़ावा दिया है, बढ़ने दिया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जिस दिन इन्होंने 26 जनवरी पे लाल किले पे हमला किया, सो कॉल्ड खालिस्तानी किसान आंदोलन ने, उस दिन मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद था, चुपचाप दूर से खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। सारा दिन इनका तांडव हुआ, और शाम को फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, ये ट्रैक्टर भर भर के वापस जाने लगे पंजाब की ओर। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं वहीं उसी जगह पे 2 दिन रहा, और 1.5 दिन के अंदर पूरा सिंघू बॉर्डर खाली हो गया था। ये ट्रैक्टरों में भर भर के, ट्रॉलियां ले लेके अपनी चले गए, पंजाब चले गए वापस। और फिर आश्चर्यजनक रूप से तीसरे दिन फिर वापस आने लग गए, और जिस स्पीड से गए थे उसी स्पीड से बिना किसी स्पीड ब्रेकर के वापस आए। तो मुझे लगा कि ये तो चले गए थे, इनको अब कौन बुला लाया। वो पहेली आज भी मैं सुलझा नहीं पाया हूं कि वो कौन सी ताकतें थी जो इन्हें वापस ये तो चले गए थे, इनको वापस बुला के लाई। वो कौन सी ताकतें थी, इसका जवाब आपको देश को देना होगा। और फिर आपने, हम समझा नहीं पाए, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, और 3 कृषि कानून वापस लिए। वो कौन लोग थे जो इनको वापस बुला के लेके आए थे? ये तो खाली करके चले गए थे। इसका जवाब आपको देश को देना होगा। फिर वही बात है, हमने आपको सस्ती प्याज के लिए नहीं चुना है। जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक उनको टैकल करने की जरूरत है। अब मैं ये मानता हूं कि ये मोदी का आखिरी टर्म है। अब मैं वोटर में भी वो फटीग देख रहा हूं, और आई थिंक 3 टर्म बहुत होते हैं। जिन देशों ने अपने राष्ट्रपतियों के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए 2 टर्म का वो जो फिक्स किया है ना टेन्योर, वो कुछ सोच समझ के किया होगा। उसके बाद वो भी जानते हैं कि द न्यू ब्लड शुड कम। तो ये मोदी के पास अंतिम 3 साल हैं परफॉर्म करने के लिए, नहीं तो वो इतिहास में गुम हो जाएंगे। और आदमी को रिटायरमेंट हमेशा अपने पीक पे लेनी चाहिए। अभी हमारा एक जस्सा पट्टी पहलवान है, उसने भी कुश्ती से रिटायरमेंट ली है, एकदम पीक पे, सबसे तगड़ी कुश्ती जीती और बोला रिटायर। गावस्कर ने भी ऐसे रिटायरमेंट ली थी। कपिल देव की तरह और धोनी की तरह नहीं लेनी चाहिए रिटायरमेंट। नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू रिटायर। आखिरी 3 साल है, परफॉर्म कीजिए, नहीं तो इतिहास आपको भुला देगा। जी भाऊ, अंग्रेज इतने लंबे समय तक हमारे ऊपर राज कैसे कर गए? कहा जाता है कि बांटो और राज करो। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। देश के भीतर भी बैठी हुई ताकतों ने और देश के बाहर बैठी हुई ताकतों ने भी नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की थी, डैमेज करने की कोशिश की थी। और वो ताकतें और हमारे, मैं कहूँगा कि
बड़े नादान, बड़े भोले सनातनियों को बांटने में कामयाब हो गए। और उसका नतीजा, जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में इंडिपेंडेंटली 282 सीट ले आई, 2029 में 303 सीटें ले आई, वो 240 पर अटक करके रह गई। क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो 2014 और 2019 में उनके साथ खड़ा हुआ था, 2024 में वो कहते हैं ना कि दूध में नींबू निचोड़ दिया किसी ने, उसका नुकसान उठाना पड़ा मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को और देश को। ये तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है जो 240 पर भी उतने ही ठसके के साथ सरकार चला रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, जितने ठसके के साथ 2014 और 2019 की सरकार का नेतृत्व किया और फैसले लिए उन्होंने। आज की हालत, भाऊ सुबह मेरे घर पर आ गए थे, फिर हम साथ ही यहां आए, तो मैं भाऊ को कुछ वीडियो दिखा रहा था। आज भी कहीं कोई घटना हो जाती है, सीधे मोदी को गाली देने का फैशन चल निकला है, उससे नीचे तो रुकते ही नहीं लोग। तो भाऊ इस सीनेरियो को कैसे देख रहे हैं? पहली तो बात, मैं एक चुनाव कैसे होते हैं वो भी समझना जरूरी है। देखो, 2014 का चुनाव जीत गए मोदी या बीजेपी। पहली बार 8 चुनाव के बाद किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी। तो उस वक्त 83 का इंदिरा हत्या के बाद का जो रिकॉर्ड बना था वो तोड़कर 2014 में वोटिंग हुई। कुछ 2.25%, 1.75% वोटिंग उससे भी ज़्यादा थी, उससे भी 1.2 वगैरह कुछ परसेंट 19 में बढ़ी थी। अब कितने लोग जानते हो कि 2024 में वोटिंग का परसेंटेज क्या था? हम जब कहते हैं कि हमने मोदी को चुना था, हमने मोदी को चुना था, तो 2024 में कितने परसेंट, 6-7% वोटिंग घटी, तो हमने ही मोदी को गिराया था। जब हम उसके पीछे ताकत बनकर नहीं खड़े होते तो उससे एक्सपेक्ट करना गलत होता है, ऐसे मैं मानता हूँ। पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब पिछले रविवार हम आरएसएस के संघचालक भागवत के कॉन्क्लेव में गया था, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस को कैसे समझाना है। तो बोले समझाओ मत, दोस्ती करो, लेकिन भूलो मत दोस्ती जब करोगे तो हाथ में डंडा होना चाहिए। तो अगर हमने डंडा हाथ से निकाल लिया है तो उसमें हमारी भी गलती है। और एक बात होती है, जब कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है, राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, तो एक बात होती है कि सिर्फ हम नहीं उसको चुनते, बहुत सारे अलग अलग एजेंडा के लोग, मोदी, बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस हो, योगी हो, उनके एजेंडे में अपना एजेंडा ढूंढ लेते हैं या जोड़ लेते हैं। तो उनको भी साथ रखना पड़ता है, उनको भी साथ रखना पड़ता है। तो इसलिए कभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में गलती हो जाती है, और गलती हो गई तो हम 10 साल पीछे चले जाते हैं। 10 साल। आपको याद होना चाहिए कि 2004 का चुनाव हम हार गए। ये हम रिपीटेडली पॉलिटिकल एनालिसिस करते वक्त कहते हैं, लेकिन क्यों हार गए? जल्दबाजी हो गई थी। आपको याद होगा तो 2003 के दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव हुए थे, और बहुत बढ़िया तीनों जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके बीजेपी जीत गई थी। तब मुझे याद है, मैं चैनल देख रहा था और राजदीप सरदेसाई ने प्रमोद महाजन से पूछा, क्या आप मिड टर्म पोल ले लोगे? क्योंकि अभी कुछ मुझे 1 साल वगैरह बचा था।
तो प्रमोद महाजन ने ही बोला था कि वेयर आर द नंबर्स, लेकिन उन्होंने ही वाजपेयी को गलत सलाह दी और मिड टर्म पोल हो गए। उसको जल्दबाजी कहते हैं। आपके सामने जो चुनौती आ रही है वो समझो, उसको अभ्यास करो, वरना आप युवराज सिंह बन जाते हो। युवराज और धोनी एक जैसे खिलाड़ी है, लेकिन एक तालियां बजाने के लिए सिक्सर मारते मारते करियर बर्बाद कर बैठा, और दूसरा धोनी है, वो संयम रखते रखते 16 साल की अपनी करियर खेल गया। तो ये भी ध्यान में रखना। उसने टीम भी, धोनी ने पूरी टीम भी बदल दी आहिस्ता आहिस्ता। आज धोनी नहीं है, उसके बाद विराट आ गया, विराट के बाद अब कौन है, रोहित शर्मा है, और नए लड़के तो मुझे नाम भी तक याद नहीं, लेकिन टीम कहां से कहां पहुंच गए देखना पड़ता है। ये स्लो ट्रांजिशन होता है, ये स्लो ट्रांजिशन होता है। अब कोई सूर्यवंशी नाम का बच्चा है, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है उसको, लेकिन उस पर जो वीडियो आते हैं मैं चौंक जाता हूँ। अरे कहा, हमने तो गावस्कर देखा है, यानी हमने जो क्रिकेट देखी उस वक्त हम जब यंग थे, तो निगेटिविटी कैसी होती है। अगर समझो सामने वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने 350 रन बना लिए, बाद में हमारी बैटिंग है, तो पहला भी बॉल डाला नहीं गया हमारी बैटिंग के लिए, तो हेडलाइनें क्या होती थी मालूम है? अरे यार, कम से कम 150 से ज्यादा रन बनाओ, फॉलो ऑन नहीं होना चाहिए। निगेटिविटी यहां से शुरू होती है। अभी पहला बॉल डाला नहीं गया है, लेकिन हमको गारंटी है हमारी टीम तो 150 नहीं करेगी, हेडलाइनें होती थी। तो आप अगर आपके खेलने वालों के सामने डटकर खड़े नहीं रहोगे, उस पर तो आपकी टीम जीतने वाली है। तो उसकी गलतियां होगी, हमारे बच्चे की गलती होती है, हम कान पकड़ते हैं, लेकिन उसको फांसी तो नहीं चढ़ाते। तो एनालिसिस जब हम करते हैं तो वो भी देखना पड़ता है। देखो, एक बात होती है कि जब तक आपका एक्सीडेंट में डॉक्टर आपको नहीं मिल रहा है, तब तक हम उसको फर्स्ट एड दे देते ना, कि डॉक्टर आने तक जिंदा रहने दे। मैं नहीं मानता कि मोदी अंतिम है, मोदी से कोई बड़ा आएगा। 2011 में हमारे सामने मोदी था, नहीं था, सब पॉलिटिकल पार्टियां चुप बैठी थी, ना बीजेपी कुछ कर रही थी, ना वामपंथी कुछ कर रहे थे, अपोजिशन ठप थी। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, केजरीवाल, ये लोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उससे होप निकलेगा ये जानकर अजीत डोभाल जैसे लोग विवेकानंद फाउंडेशन से एक माहौल बना रहे थे यूपीए के खिलाफ, उससे निकलकर मोदी आ गया। मोदी 13 में आ गया, 11 में नहीं था, यह हमें ध्यान रखना है। तो मैं मानता हूं कि मोदी अंतिम नहीं होता, मोदी से भी कोई बड़ा आएगा, हमको उसका इंतजार करना चाहिए। जैसे वो हम क्या करते, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, पाठ करते, रामायण का पाठ करते, महाभारत भगवत गीता पाठ करते, लेकिन उसमें शोध होता है तो बोध भी होता है ना, बोध भी होता है। मैंने एक बार एक जगह कहा था, आरएसएस का ही ये था कुछ कॉन्क्लेव, उधर मैं चुप बैठा, मैं सुनते रहता हूँ, बोलना मुझे ऐसे कॉन्क्लेव में बोलना पसंद नहीं था। तो बहुत सारे लोग, आरएसएस ने ये करना चाहिए, आरएसएस ने वो करना। अरे वो कम से कम 100 साल एक संगठन चला रहे, और हम 4 आर्टिकल लिखते तो हम उनको ज्ञान देने लगे। तो अरुण कुमार नाम के उनके सरकारी वो थे, उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे बैठा लिया, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ 3.5 मिनट भाषण किया था। मैंने बोला था, सोचो एक बात कि जो रामायण की कहानी है उसमें गिलहरी थी, तो बोल रहे अच्छा काम चल रहा है, मुझे भी योगदान देना चाहिए। वो अपनी धूम में फंसाकर कोई रेत की जो छोटी थोड़ी रेत होती वो सेतु में डाल देती,
लेकिन सोचो सोचो, अगर वो गिलहरी हनुमान को, राम को, लक्ष्मण को, सुग्रीव को सेतु कैसा बनाना है वो समझाने लगती तो सेतु बनता। सोचो आप, अगर सेतु नहीं बनता तो रामायण होता, लंका दहन होता। तो हर चीज का एक समय आना जरूरी होता है, प्रासंगिकता होती है। एक बात है कि 2014 के बाद एक बात बड़ी हो गई, हमारे देश में लाखों के लाखों सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गए, एविएशन एक्सपर्ट बन गए, इकोनॉमिक एक्सपर्ट बन गए। मैं चकित होता हूं सुनकर। अब ये अजीत दादा का एक्सीडेंट हो गया, हमारे मराठी में तो मानो एविएशन एक्सपर्ट की बारिश शुरू है। ये क्यों? एक तो बोलता है कि वो खिड़की से कूदना चाहते थे, अब हवाई जहाज के खिड़की से अब तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि देखो, एक एक चीज जो होती है ना, करने वाला जो होता है उसके पास जो जानकारी है वो हमारे पास नहीं है। मेरा लॉजिक बहुत स्ट्रांग है, मैं कई बार थोड़ा ज़्यादा बोल जाता हूँ, इसलिए आजकल बोलता हूँ इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बार बार बोलता हूँ। इसका कारण यही है, संजय दीक्षित जी के साथ एक पॉडकास्ट कर रहा था तो चिकन नेक का मामला उठ गया, तो बोलते बोलते थोड़ा उत्तेजित होकर मैं बोल गया कि वो तो गेंडा नेक बन गया। इन्होंने जानकारी निकालकर दूसरे दिन एक स्पेशल वीडियो बनाया। 4 दिन बाद मुझे मैसेज आ गया कि यार अभी पैर जमे नहीं है, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो। मैं उसके बाद चिकन नेक पर एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि मेरा दिमाग घोड़े बहुत दौड़ते हो गए, लेकिन उससे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। आज भी वो मेरे पास ईमेल है, मैं दिखा सकता हूँ। एक कोई बड़े है, उनका ईमेल आया था कि अभी पैर नहीं जमे। तो कुछ बातें हैं वो उनके पास होती है, हमारे पास नहीं होती। देखो, समंदर जो होता है हम देखते हैं, ऊपरी सुनामी, अरे बाप रे, 1 किलोमीटर नीचे जाओ सागर बिल्कुल शांत होता है। सतह पर देखकर अगर हम रिएक्ट होने लगे, हाँ हम उसमें फंसे तो रिएक्ट होना पड़ेगा, लेकिन हम किनारे पर खड़े हैं तो हमको सजग होकर वहां देखना पड़ेगा। नहीं तो गड़बड़ ये हो जाती है कि दंगा फसाद हो गए, हम देखने चले गए तो पुलिस के माथे डबल ड्यूटी आ जाती है कि इसको भी बचाओ और उसको भी हैंडल करो। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है, मैं मुझसे ज़्यादा इस पर RSN बोल सकते हैं, वो तो उस क्षेत्र में काम किया है उन्होंने। मुझे सचमुच अजीब लगता है कि कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं कि सामने वाला पूछता है इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ। अरे तुमको इंटेलिजेंस मालूम भी है? कितने लोगों को मालूम है इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? कितनी आसानी से हमारे जर्नलिस्ट इंटेलिजेंस फेलियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इनको मालूम तक नहीं। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है, इट्स अ इलीगल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार जो बात लीगली नहीं कर सकती, वो करने के लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बोला जाता है, लेकिन हम आसानी से बोल जाते हैं। अब ये इरेटिक वर्ड्स होते हैं, जैन शुरू हो गए सब जैन जी। अरे पता भी है हमारे यहाँ 2011 में जैन जी हो गया है, लेकिन शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिसीजन लेता है उसके हाथ में बहुत सारी बातें होती है जो फैक्ट्स हमारे पास नहीं होते। अगर हम उसको उतना अहमियत देंगे तो शायद हम योगदान देंगे, ना कि अड़ंगा बनेंगे। बस यही बात रोकता हूं मैं आगे। तो विषय पर फिर से आते हैं। नरेंद्र मोदी, चुनौतियां, आलोचना और आगे का रास्ता। अब आते हैं आलोचना पर। देखिए, 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा शपथ ली
और उसके बाद दुनिया भर के जो राष्ट्र प्रमुख थे उनकी वॉशिंगटन डीसी में लाइन लग रही थी। वो जाकर के व्हाइट हाउस सजदा कर रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, हाजिरी दे रहे थे भाव की भाषा में, और उनको एश्योर कर रहे थे कि हम आपको पूरा सहयोग देंगे। तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं इस कार्यकाल में। फरवरी में हमारे प्रधानमंत्री भी गए और बहुतों की तरह मेरा माथा ठनका जब दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों को रिसीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप दरवाजे पर खड़े हुए और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे तो उनकी जगह एक प्रोटोकॉल ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए आई। वो जो विजिट थी मोदी साहब की, अंदर जाने बातचीत शुरू करने से पहले की जो इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सब ठीक ठाक लग रहा था, जब हम बॉडी लैंग्वेज की आजकल बात करते हैं। लेकिन जब मीटिंग हो गई और उसके बाद वो बाहर आए मीडिया से बात करने के लिए, तो मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो शायद हमारे प्रधानमंत्री को बहुत नागवार गुजरा है। वो वहां से चले आए और उसके बाद का पूरा इतिहास आपको पता है। 50% टैरिफ, डेड इकोनॉमी, आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला करके उनका सम्मान करना, उनके प्रधानमंत्री को भी बुलाना, जितनी गुस्ताखियां हो सकती थी भारत को प्रेशराइज करने के लिए भी और चिढ़ाने के लिए भी और मोदी जी की पोजीशन खराब करने के लिए भी। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनके सामने तमाम तरह की दिक्कतें पेश करने में अमेरिका ने और उनके मंत्री बेसेंट से लेकर के नवारो तक जो उनके सलाहकार हैं, बहुत बेहुदा बयान दिए गए। यहां तक कहा गया कि देखना 2 महीने के भीतर मोदी अमेरिका से माफी मांगेगा और वार्ता की टेबल पर आएगा नाक रगड़ने के लिए। 8 महीने तक नरेंद्र मोदी नहीं बोले, सिर्फ एक बार पार्लियामेंट में बोले खड़े होकर के कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मछुआरे हैं, जो हमारा डेयरी उद्योग है, मैं उनके हितों पर कुठाराघात नहीं होने दूंगा। केवल एक बार बोले 8 महीने में। 8 महीने के बाद क्या होता है? यूरोपियन यूनियन से एफटीए साइन हुआ, यूनाइटेड किंगडम से हुआ, जो यूरोपियन यूनियन के छतरी के नीचे नहीं है, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, उन तीनों से भी हुआ। पिछले 6 महीने में यूरोपियन यूनियन के अलावा 5 और देशों से एफटीए साइन हो गया। और जिस तरीके से रूस, चीन और भारत, इन तीनों देशों में एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई दी, डोनाल्ड ट्रंप को झक मार करके वार्ता करनी पड़ी, ट्रेड डील की घोषणा करनी पड़ी। वो 50% का जो एक टैरिफ और जो 25% वो था, उसको विड्रॉ करके 18% पर लाना पड़ा। कूटनीति में फ्रांस के राष्ट्रपति हों, दूसरे देशों के राष्ट्रपति हों, उन्होंने माना कि जो रास्ता भारत के प्रधानमंत्री ने अपनाया, बिगड़ैल डोनाल्ड ट्रंप से निपटने का यह सबसे उत्तम रास्ता था, उत्तम तरीका था। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारे यहां लोग बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, आलोचनाओं पर उतर आते हैं। जो अभी भाव ने कहा कि अगर आप 1 किलोमीटर नीचे जाएं समुद्र में तो आपको सब कुछ शांत दिखाई देता है।
तो हम देश में बदलाव हो रहे हैं, देश प्रगति पथ पर आगे जा रहा है, हम 11th लार्जेस्ट से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हो गए हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी होंगे, सब ठीक है। लोगों का जीवन भी थोड़ा सा तो आसान हुआ है। पूरी तरह से मैं कहता हूं कि अमीर तो सब नहीं हो गए हैं, लेकिन कुछ तो बदलाव देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। जो मैंने जिक्र किया था कि भाऊ सुबह घर पे आए थे और फिर हम यहाँ आए, तो मैं कुछ एक कल रात की घटना उनको बता रहा था। डीयू में कोई घटना हुई, एक रुचि तिवारी नाम की यूट्यूबर वहां पर गई, उसके साथ कुछ मिस हैंडलिंग हो गई। लेकिन उस मिस हैंडलिंग से पहले और उस दिन से भी एक दिन पहले कुछ और घटनाएं भी हुई थी, उसके भी वीडियो अब आ गए हैं। उस लड़की ने जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ कुछ उत्तेजनात्मक तरीके से बात की थी, उन लोगों को बहुत उत्तेजित तरीके से उकसाने की कोशिश की थी। मेरे पास भी आ गया। तो मैंने भाऊ को दिखाया कि जो बताया जा रहा है कि एक ब्राह्मण होने के नाते उसको टारगेट किया, ये अर्ध सत्य है। हमें दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। और उसके बाद मैं रात को 1:30-2 बजे तक देख रहा था सोशल मीडिया पर, मोदी को दे गाली, दे गाली, दे गाली। मुझे ये बताइए साहब, उस रुचि तिवारी और उनके बीच में जो कुछ हुआ, उसमें मोदी जी को गाली देने की क्या जरूरत थी भाई? क्या संयम नहीं बरत सकते? क्या सच को सामने आने का मौका नहीं देंगे? तो जो हम विभाजन कर रहे हैं ये सनातनियों में, हिंदुओं में, 2024 में जो कुछ हुआ, क्या उससे हमने कोई सबक नहीं लिया? जी संजय जी। जी, आलोचनाएं तो होंगी। यदि आप देश के शीर्ष पद पर बैठे हैं तो आलोचनाएं तो होंगी ही होंगी, और अच्छी आलोचनाएं भी होंगी, स्वस्थ आलोचनाएं भी होंगी, और कुछ अस्वस्थ आलोचनाएं भी होंगी। तो जो भी शीर्ष पद पर बैठा है उसको इसके लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि जिसको कहते हैं ना, आज मैं निशिकांत दुबे का एक ट्वीट देख रहा था कि साहब के मोदी सवालों से ऊपर है। तो भाई मैं तो इस चीज को नहीं मान सकता कि मोदी सवालों से ऊपर है। इस देश की सनातन परंपरा जिसकी हम बात करते हैं, तब तो मोहम्मद साहब हो जाएंगे। फिर तो आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। तो हमारे देश की परंपरा में भगवान भी सवालों से ऊपर नहीं है। तो ये जो अभी वर्तमान परिस्थिति आ रही है ना, इसमें जिन लोगों ने विशेष तौर से हम ये जो कह रहे हैं ओंकार जी कि हमें संयम रखना चाहिए, लेकिन इस संयम के तोड़ने वालों के श्रृंखला में जो मोदी जी ने या उनके जो अन्य सहयोगी हैं, उन्होंने जो सेनाएं जो बनाई हैं ना, उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। उनको आप किसी भी नाम से पुकार लीजिए कि जिस प्रकार से आलोचना करने वालों के ऊपर उन्होंने प्रहार किए, उसकी जो प्रतिक्रिया हुई है वो बहुत भयंकर है। आज की स्थिति ये है कि मोदी जी ट्वीट करते हैं, उनके हर दूसरे तीसरे ट्वीट पे कम्युनिटी नोट आ जाता है। ये स्थिति कभी नहीं थी। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष देख ले। और आलोचनाएं तो अब तात्कालिक आलोचनाओं को छोड़ दे तो मैं स्वयं बता देता हूं कि मैं मोदी जी की किन 3 प्रमुख बिंदु लेता हूं जिनके ऊपर आलोचना कर रहा हूं, आज से नहीं, लगभग 5-6 वर्ष से। और उसमें है सर्वप्रथम बंगाल। जिस प्रकार से बंगाल में
अपने ही कार्यकर्ताओं को बेसहारा छोड़ा, एक शब्द उनके मिजाज पुरसी में नहीं कहा, वो एक अनोखी घटना है। आप ममता दीदी को बधाई दे सकते हैं, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं ममता दीदी के गुंडों द्वारा, उनके लिए आप एक शब्द नहीं कहते हैं। ये अभूतपूर्व घटना है। और बंगाल में जिस तरह से दीदी के सामने हर मैटर में बस हल्की हल्की चारों तरफ की कार्रवाई, देखिए मैं 35 वर्ष गुजार चुका हूँ प्रशासन में, और मुझे पता है कि किसी को ठीक करना हो तो कैसे किया जाता है। पहले ये था कि साहब की ममता दीदी के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर देंगे तो ममता दीदी को सिंपैथी मिल जाएगी, वो चुनाव जीत जाएगी। आपने नहीं की, ममता दीदी तो फिर भी जीती और रिकॉर्ड मतों से जीती। उसके बाद भी यदि देश का गृह मंत्री यह कहे कि साहब हम जो है तारबंदी नहीं कर पा रहे हैं, घुसपैठियों की समस्या का हम निदान इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ममता दीदी हमें भूमि नहीं दे रही। अब ये इतनी हास्यास्पद बात है, विशेषकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो मैं संविधान भी जानता हूँ, सेंटर स्टेट रिलेशंस भी जानता हूँ, सेंटर स्टेट को क्या क्या बाइंडिंग डायरेक्टिव दे सकता है वो भी जानता हूँ, सारी चीज़ स्वयं हमने होते देखी है, जब आवश्यकता पड़ी है तो की है। ऐसे में सुनकर ये हास्यास्पद लगता है। तो ये जो है एक बिल्कुल ही अनएक्सप्लेन्ड एक ऐसा बिंदु है कि भारत की अस्मिता पर प्रहार हो रहे हैं, घुसपैठिए आपकी डेमोग्राफी बदले दे रहे हैं, सारी आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो विशेषकर बंगाल से बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर उनकी ऐसी तैसी हो रही है, और आप कह रहे हैं हम कुछ नहीं कह सकते। कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 200 बार तो मैंने लिखा होगा कि भाई संविधान में एक आर्टिकल 256 है, एक आर्टिकल 257 है, उसके बाद वो लीड करता है 365 को, और ये सब 356 के पहले की चीजें हैं। आप इनमें से कोई एक तो करके देखिए। उनके पास भी वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं, वो समझते हैं कि यदि 256 में आपने बाइंडिंग डायरेक्टिव दे दिया तो उसका अर्थ क्या होता है, लेकिन नहीं। और ये बात तो इनके पश्चिम बंगाल के 2021 की जब बात है, जब मारपीट हो रही थी, तो फोन पे मैंने उनको बताई थी। उन्होंने कहा नहीं आपकी बात तो सही है, मैं ऊपर बात करता हूं। उत्तर नहीं आया, उत्तर नहीं आया। इसी तरह से कश्मीर की बात ले लेते हैं। कश्मीर में एक अभूतपूर्व कार्य हुआ, 370 का अवसान हुआ। 370 के अवसान के बाद मैं तो इतना उत्साहित था कि मैंने तो पूरी पुस्तक लिख डाली, वही जो मैं आपको बता रहा था, अनब्रेकिंग इंडिया। लेकिन जो 370 के बाद की अपेक्षाएं थी वो धीरे 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 गुम होती हुई, और वही पुराना जो दोवल डॉक्ट्रिन था, वही दोवल डॉक्ट्रिन आपने धुरंधर में सुना होगा, वही दोवल डॉक्ट्रिन वो वापस आ गया। तो वही सत्ता उन्हीं सेपरेटिस्ट के या हाफ सेपरेटिस्ट के हाथ में देनी थी, तो वो 370 क्यों लाए? लद्दाख को आपने अलग कर दिया, जम्मू वालों ने क्या गुनाह किया भाई? नहीं 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 नहीं, हम जम्मू और कश्मीर को अलग नहीं कर सकते। तो भाई लद्दाख कैसे अलग हो गया? जो लोग वहाँ पे जम्मू को अलग करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भैया जम्मू को कॉलोनी बना रखा है। अभी तक का, आज का तो अभी पता नहीं मुझको, लेकिन कम से कम, क्योंकि कश्मीर में 3 दिन शिवरात्रि होती, और उनकी जो मुख्य शिवरात्रि थी वो कल थी, आज भी है, कल भी होगी। तो 3 दिन शिवरात्रि होती है। उमर अब्दुल्ला से वहाँ की जो 40% जनता है, क्योंकि वो जम्मू के ऊपर भी राज करते हैं, जम्मू उनका उपनिवेश है, उनकी कॉलोनी है, वहाँ वो शिवरात्रि की शुभकामना नहीं दे पाए। लेकिन 13 जुलाई को दीवार फांद के और चढ़ गए थे मस्जिद में, देखा था ना आपने? तो ये जो है, ये कश्मीर की जो 370 को जो उन्होंने किया, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ना ले जा पाना, मैं इसका आज से नहीं, ये भाई 2019 में 370 हटा था, तो
3-4 साल का तो ग्रेस पीरियड होता ही है, लेकिन लगातार मैं 2023 से जब से मैंने देखा वहां पे कि साहब वो दुल्लत डॉक्ट्रिन जो है वो वापस लागू हो गया है, तब से मैं उसका आलोचक हूँ। और एक और जो इस समय देखने में आ रही है ना, ये जो अपीजमेंट का एक्सट्रीम, एक होता है कि साहब की आप किसी की बात को आप मान लें, संवेदनशील है, एक संवेदनशीलता होती है, और दूसरा होता है एक्सट्रीम अपीजमेंट, तुष्टीकरण। कल तुष्टीकरण के बारे में मोदी जी ने एक ट्वीट किया और उसके नीचे तुरंत कम्युनिटी नोट लग गया, और उस कम्युनिटी नोट लगने के बाद में हंगामा मच गया पूरे बीजेपी इकोसिस्टम में, और पूरी ताकत लगा के वो कम्युनिटी नोट हटवाया गया। फिर 2-3 ट्वीट है, उसके बाद फिर और कोई ट्वीट आया, फिर लग गया। अब हर तीसरे ट्वीट पे कम्युनिटी नोट लग रहा है प्रधानमंत्री के, कोई अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन सिर्फ ये कहते रहना कि भाई आप संयम रखो, तो भाई संयम की भी एक सीमा होती है। तो संवेदनशील सरकार है, हम ये मानते रहे हैं, पहले भी हम मानते रहे, और मैं तो कई बार कहा है, स्वयं मेरे ख्याल से सैकड़ों बार कहा होगा कि भाई बीजेपी में अच्छी बात ये है और कि भाई ये जो है, ये जो आलोचना होती है उसके ये कॉग्निजेंस लेते हैं, संज्ञान लेते हैं। आरएसएस के बारे में भी कहा है कि आरएसएस में जब वो हमारे मोहन भागवत जी सेम डीएनए बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो उसका मैंने भरपूर प्रतिकार किया। तो संघ के एक बड़े अधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी, वो स्वयं मेरे घर पर आए, घर पर आके मेरे से वार्तालाप किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस बात को वहाँ संज्ञान में लाऊंगा, ज़्यादा ही हो रहा है, इसको हम ठीक करेंगे। और उन्होंने ठीक किया भी। ये अलग बात है कि पिछले 2-3 महीने से फिर वही चालू हो गया। तो ये जो बात है ना कि बिलीव इन मोदी, तो साहब सनातन धर्म में श्रद्धा होती है, बिलीफ नहीं होती। और श्रद्धा का जो रास्ता है वो संशय से होके जाता है। मिथ्या, संशय, श्रद्धा, फिर विश्वास, और विश्वास सत्य है। भवानी शंकरो वंदे शुद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम। नमः शिवाय। समय ओवर हो रहा है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो रही गई और उस पर आना बहुत जरूरी है। संयम केवल इसके लिए नहीं कि आप आलोचना कर रहे हैं तो संयम बरतिए। आलोचना करने का पूरा अधिकार है, हम भी करते हैं, सबको करनी चाहिए। बात है गाली गलौज की। मैं बताता हूं, प्रोग्राम में आने से पहले मुझे 3 दिन ये सोचने में लग गया कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं या नहीं आऊं, क्योंकि बाबा रामदास जी के वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। बाद में मैंने इनको मैसेज किया, वो वीडियो भी भेजा और इनसे पूछा कि मोदी जी के बारे में आपने जो ये कहा है, हिजड़पन शब्द का यूज किया था मोदी जी के लिए, हिजड़ा बताया था उनको। तो इन्होंने कहा कि ये तबके हैं जब वो 13 महीने का किसान आंदोलन चल रहा था, और उस समय चूंकि बहुत सारे राष्ट्रवादी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, तो इस तरह की चीजें हो गई। चलिए ठीक है, लेकिन अगर हम राष्ट्रवादी हैं, अगर हम सनातनी हैं और एक बड़े कोज के लिए हम काम कर रहे हैं, तो भाई पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए। जब एक लीडर के प्रति इस तरह की जबान का यूज हम करना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि इंतहा हो गई है। 8 महीने मोदी जी अमेरिका वाले प्रकरण पर चुप रहे,
नतीजा सुखद निकला। 13 महीने उस तथाकथित किसान आंदोलन के समय वो संयमित रहे, चुप रहे, और जब देखा कि पानी सिर से ऊपर उतर रहा है, हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, पंजाब के एक 35 साल के युवक को काट करके पुलिस के बैरिकेड पर टांग दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं राष्ट्र से माफी मांगता हूं, मैं इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेता हूं। इसको आप मोदी का कायरपन कहेंगे या समझदारी कहेंगे राष्ट्र हित में? तो जब हम लीडरशिप की, जिसको हम बनाने का दावा करते हैं बार बार कि हमने मोदी जी को बना दिया, हमने मोदी जी को वोट दिया, तो उस लीडरशिप का सम्मान भी हमें करना आना चाहिए। और आखिरी स्टेटमेंट बाबा रामदास जी का ही। देखिए साहब, वहां पे बालाकोट में और उड़ी में जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वाह भाई मोदी जी को मिलती है। वहाँ एक बहुत लंबा ब्रिज बनता है तो वाह भाई मोदी जी को मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर होता है तो वाह भाई मोदी जी को मिलती है। तो आलोचना भी मोदी जी को ही सहनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो 3 कृषि कानून वापस लिए थे वो खालिस्तानियों के सामने बहुत ही, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो घुटने टेक सरेंडर था। और हम लोगों ने पंजाब में वो दंश झेला है, आज भी झेल रहे हैं। और वो जो 3 कृषि कानून वापस लेके जो खालिस्तानियों के सामने जो सरेंडर हुआ था, उसके बाद पंजाब की जो हालत हुई है वो हम आज भी झेल रहे हैं। और हमने वो पर्सनल ट्रेजेडी के रूप में झेला है, नंबर 1। और आज पंजाब में हिंदुओं की क्या हालत है? 2 महीने तक सरेआम भैया भगाओ पंजाब बचाओ आंदोलन चला। आप बताइए केंद्र में किसी एक व्यक्ति ने संज्ञान तक लिया हो? मैंने अपने सभी यूट्यूबर मित्रों को संदेश भेज भेज के वो वीडियोस भेजी, कह कह के वीडियोस बनवाई। और तुर्रा ये था कि चलो आ रहे हैं बिहार तो वोट ही देंगे। बिहार से मार के भगा दिए गए, पंजाब से मार के बिहारी भगा दिए गए, केंद्र सरकार के मुंह से चू नहीं निकली। आलोचना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आलोचना करिए, गाली मत दीजिए। 1 मिनट सर, मैं 1 मिनट। भाग मच्छंदर गोरख आया, हम उस परंपरा के लोग हैं। गोरखनाथ ने मच्छंदर को दौड़ा लिया था सर, हम उस परंपरा के लोग हैं। और सुनिए, अगर आपका सबसे कट्टर समर्थक अगर आज गाली देने पे उतारू है, कुटी छवा के अपने घर में बसाइए कि क्यों गाली दे रहे हो भाई, ऐसा क्या होगा। और सुनिए, बाबा रामदास ने अगर गाली दी है ना, इसका मतलब कम से कम 5 करोड़ हिंदुस्तानी जो उनका कट्टर समर्थक था वो मुझसे पहले गाली दे रहा है। आप सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए, ही शुड बी थैंकफुल टू मी। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकिए। अगर कट्टर समर्थक गाली देने लगे तो इट इज अ वेकअप कॉल। डोंट शूट द मैसेंजर, फाइंड आउट द कॉज। दे शुड कॉल मी और पूछना चाहिए कि बाबा आप इतने निराश, ऐसा क्या हो गया? सर इट्स अ वेकअप कॉल। मेरी गालियों को वेकअप कॉल के रूप में लेना चाहिए। डोंट शूट द मैसेंजर। कट्टर समर्थक कभी गाली नहीं देगा सर, कट्टर समर्थक ही देता है। राहुल गांधी और वामपंथियों की गाली का क्या महत्व है? नो नो नो, राहुल गांधी और वामपंथी तो हमेशा गाली देते हैं, खालिस्तानी तो हमेशा गाली देते हैं। जब कट्टर समर्थक देने लगे तभी अलार्मिंग स्थिति है। भाऊ आप इसको कंक्लूड करें। भाऊ की सुनते हैं। हम मुद्दों में दे रहे हैं, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए जी। भाऊ कंक्लूड करें। मैं अपने जो मुद्दा उठाया उस पर ज़्यादा जानकारी मेरे पास भी है। वो समर्थन, वो जो खालिस्तानियों के घुटने टेके आप बोल रहे, वो उस समय की बहुत बड़ी डेंजरस एक सिचुएशन थी। मैं मानता हूँ कि आरएसएन समझ रहे, यहाँ कोई और ना समझे लेकिन आरएसएन समझ रहे
कि वो क्यों वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ किसान आंदोलन तक का मामला नहीं था, वो आर्मी में भी कुछ गड़बड़ शुरू हो गई थी और वो नहीं होने देना था। तो इसलिए मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि हम जब सामने जो चीजें होती है उस पर रिएक्ट होते, हमें सब जानकारी नहीं होती। तो जानकारी जिनके पास होती है उनको वो खुलेआम बोल भी नहीं सकते, बोलते सहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। वो जो है वो मैं मजाक करके गाना करके नहीं बोल रहा, वो जो होते हैं वो संवेदनशील जगह पर बैठे और उनको डिसीजन लेना है इस देश का क्या होगा। तो वो बातें तो हमें पता नहीं होती। देखो हम एक नाटक एक सिनेमा देख रहे हैं तो हम तो प्रेक्षागार में बैठे, पर्दे पर चल रहा है, सेट पर क्या चल रहा है हमको पता नहीं होता, ना कि स्टेज पर क्या हो रहा है। तो इसलिए कुछ बातें होती जो कहानी होती है उसमें हम बहुत बार प्रेक्षक होते हैं, तो हमको प्रेक्षक ही रहना चाहिए। और हाँ, वो जो होता है वहाँ गाली सिट्टियाँ बजाई जाती है, गाली दी जाती है, डांस किया जाता है, लेकिन क्या हम वो है? हम अगर समाज के मार्गदर्शक हुआ करते हैं, यूट्यूबर्स हो, जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, हम समाज के किसी तबके का एक लीडरशिप कर रहे हैं तो हमको वो जिम्मेदारी से बर्ताव करना चाहिए। ऐसे मैं मानता हूँ कि हमारा आंदोलन जो है वो एक घटना से निगड़ित नहीं होता, इसका एक लंबा प्रभाव होता है। तो उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि आज हम कुछ कर रहे हैं तो एक फल का झाड़ होता है, वो हमारा दादा लगाता है, पोता खाता है, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है कि बहुत सारी चीजें हमने नहीं की है। मुझे याद है जिस दिन 16 मई 2014 के चुनाव के नतीजे आ गए, मोदी दिल्ली में आ गए थे, तो उनका एक सेंटेंस मेरे लिए हमेशा ध्यान में रहा है कि ये जीत मेरी नहीं है, जो जीत कर आए उनकी नहीं है, जिन्होंने इस चुनाव के लिए काम किया उनकी भी जीत नहीं है, 4 पीढ़ियां इसमें खप गई है, ये जीत उनकी है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अगले पीढ़ियों के लिए क्या बचा कर रखेंगे, ये भी सब देखना पड़ता है। देखो पेशवा लड़ रहे थे पानीपत में, पेशवा पानीपत में लड़ रहे थे, अगर होलकर और सिंधिया वहां से निकलकर नहीं आते तो शायद अगला इतिहास बदल जाता। तो पेशवा लीडर थे, होलकर और सिंधिया ने उन पर भरोसा नहीं रखा, पानीपत और पानीपत से हमारी गुलामी शुरू हो जाती है। तो इतिहास से हमको वो बोध लेना बिल्कुल जरूरी होता है। और बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारे पास नहीं होती है, तो कम से कम हम थोड़ा संयम रखकर अगली घटना होने तक थोड़ा हमको संयम रखना चाहिए। अगर हम आपस में लड़ पड़े तो सामने वालों को वही चाहिए। देखो ओवैसी की जीत के लिए दूसरा कोई फुरफुरा शरीफ वाला उसको गाली नहीं दे रहा है कि तू मेरे वोट तोड़ रहा है। सामने जिनके साथ हमको लड़ना है, मायावती, अगर आपने अम्बेडकर का बात की तो मायावती आजाद को गाली नहीं देती। तो एक बात समझने की कोशिश करो, हम अगर एकजुट हो रहे हैं तो एकजुट में बाधा ना हो, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। छुटपुट छोटी, देखो अजमल कसाब भी मरने के लिए आया था, हमारा तुकाराम ओमड़े भी मरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फर्क ये है कि एक लोगों की जान बचाने के लिए मौत की जबड़े में चला गया, दूसरा मरने के लिए ही आया था। ये जो तरतम भाव है वो अगर हम समझे तो हम अच्छा विमर्श कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, आम जनता को समझा सकते हैं। हमारी कोशिश वो होती है, अगर दूसरा इससे भी तगड़ा अच्छा सनातनी नेता मिल जाए तो निकालो मोदी को, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक जो कुछ हाथ में है वो गंवाना नहीं। इसलिए मैंने कहा
आरएसएस के उस कॉन्क्लेव में जो संदिग्ध शब्दों में भागवत जी ने कहा, मैं बहुत मानता हूं कि समझाने की कोशिश मत करो, उनसे दोस्ती करो क्रिश्चियन मुस्लिम, लेकिन हाथ में डंडा होना चाहिए। तो डंडा हाथ से निकल न जाए, यहां तक संयम रखो। आप सबका बहुत धन्यवाद। संजय दीक्षित जी, आपका भी धन्यवाद। भाऊ, आपका भी धन्यवाद। और बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मंच उपलब्ध कराने के लिए। थैंक यू सो मच। हम आपस में झगड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन खाएंगे एक थाली में, ये बात।